इस यहाँ से हम मास्टर फीडिंग होगी हमारी, ठीक है, जिसमें हम सारी एम्प्लॉई की डिटेल्स हैं और जो भी जैसे आपकी जो भी फॉर्म्स है उसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स के मास्टर होंगे। एम्प्लॉई को हम किस डिपार्टमेंट में इनरोल कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, उसके उस डिपार्टमेंट में क्या सेक्शंस हैं, ठीक है, डिजिग्नेशन उसकी क्या है, सब सारी डिटेल्स वन टाइम ज्वाइनिंग के टाइम पे हम फीड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उस एम्प्लॉई का ज्वाइनिंग ब्रेकअप है, ठीक है, और फिर उसकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फीलिंग्स होंगी यहाँ पर। ये सब सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ पर बंदे को इनरोल करते हैं। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं, एक तो एम्प्लॉई का कार्ड नंबर है जो हमारा सिस्टम जनरेट करता है, और यहाँ पे बार कोड है, मीन्स जो भी आप बायोमेट्रिक डिवाइसेज यूज कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक डिवाइसेज में हर एम्प्लॉई का जो फिंगर का जो भी स्कैनिंग होगा उसका भी कोड होता है, उस कोड को हम इस अपने कार्ड नंबर से मैप करते हैं। इट में भी पॉसिबल हो सकता है कि हम कार्ड नंबर और ये बार कोड यानी जो हम कार्ड यहाँ जनरेट हो रहा है उसी कार्ड नंबर से हम बंदे के फिंगर को स्कैन करें, इनरोल करें बायोमेट्रिक में, तो भी फिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब एक बार हम करके हम इसको सेव कर लिया। हमारा एम्प्लॉय डेली टू डेली मशीन में पंच कर रहा है, ठीक है। पंच करने के बाद हमारा दो प्रोसेस है, एक तो अगर हम डायरेक्ट रियल टाइम पे मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो मशीन की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है मशीन किस टाइप की है। उस केस में जो है रियल टाइम पे जैसे ही बंदा जो है सिस्टम में मशीन में पंच किया तुरंत उसका डेटा हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा केस है जो कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो रियल टाइम सपोर्ट नहीं करती हैं, उस केस में जो है हम टेक्स्ट फाइल को सीधे इंपोर्ट करते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो सिस्टम में हम इंपोर्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देती है, जैसा कि आप देख रहे हो कि आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे कि यहाँ पंच टाइम है। इसमें जो पहला पंच है वो इन पंच है, ठीक है। मीन्स एम्प्लॉय ने 9:15 पे पंच किया सुबह और आउट किया 18:23 पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी प्रेजेंट बनी यहाँ, ठीक है। ये इसमें सारी डिटेल्स आती हैं कि ये आपको नहीं करना है, मशीन से जब हम डेटा लेंगे उसके बाद सिस्टम को प्रोसेस को रिप्रोसेस करेंगे डेटा को, तो ये ऑटोमेटिक भी सिस्टम रिकम्पाइल होकर डेटा आपका बना देगा, इसमें वर्किंग कुछ नहीं करनी होगी। ये पूरी डिटेल्स आपकी बन जाएगी कि ओवर टाइम कितना है, कब इन हुआ, कब आउट हुआ, लेट अराइवल कितनी वर्किंग आवर्स है, सारी डिटेल्स आपकी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने किया यहाँ पर एक एम्प्लॉय को मैं मैनुअल पंच डाल रहा हूँ। सपोज करिए 2 तारीख को बंदा पंच इन किया लेकिन आउट करते समय वो भूल गया, ठीक है, आउट उसने नहीं किया। उस केस में जो भी आपका HR पर्सन होगा उसकी एक पंच डालना पड़ेगा उसको, नहीं तो अदरवाइज वो उस डेट में एब्सेंट दिखाएगा सिस्टम। तो HR पर्सन डिपार्टमेंट से जो है इन्वेस्टिगेट करके डिपार्टमेंट से फीडबैक लेके क्या बंदा कब बाहर निकला, आया भी था कि ड्यूटी नहीं आया था, उसके बिहार पे यहाँ पे वो पंच उसका मैनुअली पंच करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पंच उसका कर रहा हूँ, यहाँ से मैनुअली हम उसको पंच डालेंगे, उस पंच के हिसाब से उसकी अटेंडेंस यहाँ पर काउंट हो जाएगी। जैसे मैंने 9:25 पे उसकी अटेंडेंस डाली थी, तो 9:25 और आउट पंच से 10:04, 1 घंटे नियर अबाउट 1 घंटे की वर्किंग है, 39 मिनट्स। रेड ये शो कर रहा है कि वो बंदा एब्सेंट है, ठीक है। और ये जब भी हम बंदे को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम पे हम उसका वीक ऑफ वगैरह सब सेट कर देते हैं कि इसका वीक ऑफ किस दिन होगा, ठीक है। जिस दिन भी वीक ऑफ होगा उसके हिसाब से उसका डेटा बनेगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय हमारा बंदा किसी अपने वीक ऑफ के दिन आता है, जैसे मैं 7 तारीख को उसको हम यहाँ पंच एक हम डालते हैं 7:10 पे, उस केस में अगर वो अपने वीक ऑफ के दिन आता तो POW आता है उसका। तो आप कहीं पे भी लिस्टिंग निकल जाती है कि कितने बंदे जो हैं आज वीक ऑफ के दिन अपने आए हुए हैं, तो जो भी आपके OT का या जो भी एक्स्ट्रा उनको इंसेंटिव देना होगा उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मशीन से आ जाता है। अब ये रही बात अटेंडेंस की। अब इसके बाद जो है अटेंडेंस डेली टू डेली आपका जो भी HR पर्सन है डेटा लेगा, सारी मिसिंग क्लियर करेगा, कोई बंदा छूटा तो नहीं है, ये उसको हम इंपोर्ट करेंगे सैलरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको सीधे जनरेट करते हैं, तो जो भी हमारा डे टू डे रिकॉर्ड बना होगा मशीन से वो सीधे रिकम्पाइल होके मेरा डेटा आ जाता है। और फिर उस डेटा के भी यहाँ पे हम नॉर्मली अगर सैलरी जनरेट करते हैं, यहाँ से हम सैलरी जनरेट करते हैं,
सैलरी जनरेट करने से पहले कुछ अगर एडवांस की एंट्री है या कोई एरियर्स देना है या कोई इंसेंटिव उनको देना है एम्प्लॉइज को, तो वो भी एंट्री हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जो अगर किसी ने एडवांस ले रखा है तो उसकी सैलरी से हम यहाँ डायरेक्ट अमाउंट डालेंगे और उस मंथ की सैलरी जो है, जैसे हमने अप्रैल 2020 तो अप्रैल 2020 की सैलरी से जो 1,000 रुपए उसके अकाउंट से डिडक्ट। टीम इसी तरीके से एडवांस है, बस डिडक्शन है, हाउस रेंट है, कैंटीन है, इतने नेट्स हमारे पास। नेट्स में हम कोई डिडक्शन होगा हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इंसेंटिव की। अगर एम्प्लॉई को कुछ हम अलग से इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई अलग से बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री कैसे करें। तो अभी तो मैंने जैसे 6 कॉलम्स लिए, अटेंडेंस इंसेंटिव या प्रोडक्शन इंसेंटिव, नाइट अलाउंस। तो ये फिगर्स हम फिल करके सेव करते हैं जिस महीने में हमें पे करना है, ठीक है। अभी इस एंट्री के भी यहाँ पे हमने सैलरी जनरेट कर दी। सैलरी जनरेट करने के बाद हमारा सैलरी जनरेट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सैलरी कैसे जनरेट होती है। ये सैलरी आपकी जो हमने जो भी रिकॉर्ड आया, टाइम रिकॉर्ड आया, उसके रिकॉर्डिंग हम यहाँ से सैलरी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सैलरी जनरेट होने के बाद हम यहाँ से सैलरी स्लिप भी निकाल सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट अगर हो कि उस सैलरी स्लिप को करें, जो भी हमारा एम्प्लॉई है उसके यहाँ SMS हो जाए या मेल चली जाए, तो वो भी पॉसिबल है। वो ऑन डिमांड जो है चीज़ें हो जाएंगी। तो ये आपकी सैलरी स्लिप है और ये बैंक स्टेटमेंट है, सीधे एक लिस्ट निकल जाएगी बैंक वाइज, किस किस बंदे को क्या क्या पेमेंट किस किस बैंक में जानी है। इसके भी आप इसको बैंक से पेमेंट करा सकते हो।